तो हमने कल शब्द तक देखा था, है ना? शब्द तक देख लिया था, ठीक है ना? शब्द गुणकम आकाशम, यहां तक हमने देख लिया था। वहां तक किसी को कुछ पूछना है? वहां तक किसी को कुछ पूछना है शब्द तक? चलिए, तो आगे के विषय में गति करें। आगे चला जाए फिर। चलिए, जो लोग सक्षम हैं वो माइक खोल सकते हैं अपने। आगे क्या है देखिए, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द। अब क्या आया? बुद्धि। तो कौन सा है इसका नंबर? कौन से नंबर का है ये गुण? बुद्धि। 16वें नंबर का, है ना? 16वां नंबर है इसका। चलिए, आज के पाठ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ, क्योंकि इसमें जो जितनी भी आने वाली चीजें हैं सारी ही थोड़े मतलब अधिक थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग को थोड़ा शार्प रखिएगा, ठीक है? क्या लक्षण कर रहे हैं बुद्धि का? सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। बुद्धि और ज्ञान ये पर्याय हैं एक दूसरे के ही, ठीक है ना? एक दूसरे के पर्याय हैं ये बुद्धि और ज्ञान, ठीक है ना? सभी व्यवहारों का जो हेतु रूपी गुण है ना, जो हेतुभूत गुण है, वो क्या कहलाता है? बुद्धि अथवा ज्ञान, ठीक है ना? उसको बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। सभी व्यवहारों का, व्यवहार क्या है ये? व्यवहार किसे कहते हैं? तो व्यवहार नाम शब्द, ठीक है ना? व्यवहार किसे कहते हैं? शब्द प्रयोग को। किसे कहते हैं व्यवहार? शब्द प्रयोग को। जब हम कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं, है ना, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें? जो लोग सक्षम हैं वो माइक खोल सकते हैं अपना। ध्वनि आ रही है हमारी? तो जो लोग सक्षम है वो माइक खोल लीजिए, तो इससे पता पड़ेगा कल, है ना? तो व्यवहार का मतलब क्या है? शब्द प्रयोग, ठीक है? और उस शब्द प्रयोग को हम किसके द्वारा करते हैं? बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, है ना? उसी से पता पड़ता है ना? उसी से हम जान पाते हैं, बुद्धि के द्वारा, है ना? अपने ज्ञान के द्वारा ही हम शब्द प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है ना? जिसके पास ये बुद्धि या ज्ञान नहीं होगा, वो शब्द प्रयोग कर पाएगा? शब्द प्रयोग तो करेगा, ऐसा नहीं है शब्द प्रयोग नहीं कर पाएगा। वो शब्द प्रयोग तो करेगा, लेकिन कैसा करेगा? व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करेगा वो। एक पागल को देखिए, पागल को देखिए, पागल भी शब्द प्रयोग करता है, लेकिन वो व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करता है क्या? इसीलिए कहा, जो व्यवहार का हेतु है, जितने भी व्यवहार हैं, सभी व्यवहारों का जो हेतु है ना, उसे क्या कहा जाता है? उस गुण को क्या कहते हैं? बुद्धि अथवा ज्ञान, ठीक है ना? ये क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? व्यवहार क्या है? जैसे व्यवहार क्या है? जैसे हम किसी अपने माता पिता से, भाई बहन से, मित्र इत्यादि से जो व्यवहार करते हैं, है ना, वस्तुओं के साथ जो व्यवहार करते हैं, पदार्थ के साथ जो व्यवहार करते हैं, खटपट इत्यादि का, वो क्या कहलाता है? व्यवहार, है ना? इसी का जो हेतुभूत गुण है, उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि अथवा ज्ञान, ठीक है ना? क्लियर है सबको? अब देखिए, जब हम शब्द प्रयोग करते हैं, उससे पहले क्या होता है? तो डायरेक्ट आपके
मन में या हृदय में क्या आता है, क्या शब्द आता है, पहले उसका ज्ञान होता है ना। जैसे घट है, कोई भी व्यवहार करने से पहले ये घट है, ठीक है ना, घट है, तो घट का व्यवहार आपने किया कि यह घड़ा है, ऐसा व्यवहार करने से पहले आपके मन में, आपके हृदय में क्या आया, उस घट पद का, अर्थ का बोध हुआ ना, उस पदार्थ का बोध हुआ जो घट रूपी पदार्थ है। कम्बु ग्रीवादि मान घटः अयम, ऐसा आपने इसको पट क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि आपको इसके अर्थ का क्योंकि पहले हमें बोध हुआ, है ना। तो उसका पहले अर्थ बोध होता है, उसके बाद हम उसका व्यवहार करते हैं, फिर शब्द प्रयोग करते हैं। फिर हमने क्या कहा, अयम घटः, ऐसा प्रयोग किया, है ना। शब्द प्रयोग बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम उसके अर्थ का ज्ञान करते हैं, ठीक है ना। उसके अर्थ का ज्ञान हमारे हृदय में होता है, उसके बाद हम उसको शब्द में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अर्थम बुद्धवा शब्द रचना, न्याय में ऐसा कहते हैं, अर्थम बुद्धवा शब्द रचना, अर्थ का बोध करके ही हम शब्द का ज्ञान करते हैं, शब्द की रचना करते हैं, ठीक है ना, अर्थ को जान करके, है ना। कि पहले शब्द कर देते हैं फिर अर्थ का ज्ञान होता है, क्या होता है, पहले शब्द या अर्थ? पहले अर्थ, मतलब अर्थ का ज्ञान होता है, फिर शब्द करते हैं। है ना। ऐसा संभव है, उल्टा उल्टा करके देखिए इसका क्या, ऐसा संभव है कि पहले हम अ, अर्थ कहें, सॉरी पहले शब्द कहें फिर अर्थ का ज्ञान हो, संभव है ऐसा? नहीं, नहीं संभव असंभव नहीं है। है, संभव नहीं है ऐसा, है ना। चलिए ये समझ में आ गया ना। अभी ये क्या कह जी रहे जी। हैं, सा द्विविधा, का द्विविधा, कौन है दो प्रकार का, बुद्धि। ये जो बुद्धि है ना, जो ज्ञान है, बुद्धि रूपी जो ज्ञान है, ये कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, है ना। कौन सा, स्मृति रूपी और अनुभव रूपी, है ना। स्मृति रूपी और जी अनुभव रूपी, यहाँ भी देखिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इन्होंने स्मृति को पहले दे दिया है, लेकिन कायदे में मतलब यदि समझाना हो किसी व्यक्ति को, तो स्मृति कब उत्पन्न होती है, जब हम किसी चीज का अनुभव करेंगे तभी स्मृति उत्पन्न होगी ना। स्मृति जी उत्पन्न कब होगी, अरे किसी चीज की मेमोरीज हमारे यहाँ कब रहती हैं, जब हम कोई अनुभव जब हम करते हैं, अनुभव है ना। करते हैं। अनुभव के उपरांत ही स्मृतियां आती है ना। तो पहले अनुभव होना चाहिए फिर स्मृति। आपको तर्क भाषा जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पहले अनुभव मिलेगा फिर स्मृति आती है, ठीक है ना। तो अब देखिए स्मृति निरूपण कर रहे हैं ये बुद्धि क्या हुई हमारी, दो प्रकार की, स्मृति रूपी और अनुभव रूपी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो संस्कार मात्र से जन्य है ना, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, स्मृति। देखिए बुद्धि रूपी जो ज्ञान था, ज्ञान बुद्धि का ही पर्याय था ना, उसी का पर्यायवाची था, है ना। उस ज्ञान के दो भाग हो गए, एक स्मृति रूपी ज्ञान और एक अनुभव रूपी ज्ञान। अब ये कह रहे हैं जो स्मृति रूपी ज्ञान है वो कैसा होता है, संस्कार मात्र जन्य, ठीक है ना, संस्कार मात्र से उत्पन्न होता है। संस्कार मात्र से कहने का मतलब पता है क्या इनका, मात्र शब्द का प्रयोग किया, मात्र शब्द इतर का व्यावर्तक होता है ना, हमने पहले पढ़ा था। कुछ गुणों जी में मात्र शब्द का प्रयोग हुआ था, तो वहां हमने जाना था ना कि मात्र शब्द ग्रहण करने का अर्थ क्या है इनका, इतर का व्यावर्तन, यानी जो और अतिरिक्त हैं उनका व्यावर्तन कर रहे हैं मात्र शब्द ग्रहण करके, ठीक है ना। अब और क्या है तो हम ये जानेंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से जो जन्य है ना, किससे जन्य है, संस्कार मात्र से। अब देखिए ये संस्कार क्या है, किसी को मूल तर्क संग्रह याद है, इसमें आता है संस्कार कितने प्रकार का है और कौन सा है, कौन से हैं, त्रिविध त्रिविधः कौन वेगो से, स्थिति स्थापकश्च। वेग, भावना और स्थिति स्थापक, ये तीन प्रकार के हमारे संस्कार हैं, है ना। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के, ठीक है ना। उनमें से एक संस्कार है जिसके द्वारा ये स्मृति उत्पन्न होती है, ठीक है ना, इन तीनों में से। तो इतर का व्यावर्तन और उस एक का ग्रहण करना ही इसका तात्पर्य है मात्र शब्द का, ठीक है ना।
उनमें से एक का ग्रहण करना और शेष दो का व्यावर्तन करना। ठीक, अब देखिए आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा ये चीज, अभी जब हम आगे देखेंगे। अभी तो यहां तक समझ में आ गया ना सबको? जी जी। जहां भी समझ में ना आए पूछिएगा, हाँ, निसंकोच पूछिएगा। तो अनुभव आ गया, इसमें ढूंढने में बड़ा दिक्कत होता है। बुद्धि संस्कार मात्र नहीं है, स्मृति, हाँ यही है। देखिए यहीं से समझते हैं इसको, आगे नहीं दिया, वो तो अनुभव आ जाएगा फिर। देखिए इन्होंने क्या कहा, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, इतने को अलग कर लीजिए इसको। स्मृति है ना, तो संस्कार मात्र जन्य से जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, स्मृति। अब देखिए, अभी किसी ने बताए थे कि संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? वेग, भावना, ये आपको कलर दिख रहा है ना, ये कलर या बदल है? दिख रहा है। चलिए बदल लेते हैं तदपि। वेग, भावना और स्थिति स्थापक, यही है ना 3 संस्कार, संस्कारत्रय। जी तो इसको हटा दिया जाए और इसको हटा दिया जाए, सिर्फ क्या लेना है हमें, भावना रूपी संस्कार, भावना नाम का जो संस्कार है, ठीक है ना। क्या लेना है, भावना नामक संस्कार। इसी को, इन दोनों को हटाने के लिए ही, इनका व्यावर्तन करने के लिए ही मात्र शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है ना। ये भावना रूपी जो संस्कार है ना, भावना संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम, आप ऐसा कर लीजिए इसको, भावना संस्कार, यहाँ जोड़ लीजिए भावना को, भावना संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, भावना रूपी जो संस्कार है उसी से जो जन्य ज्ञान है उसको क्या कहा जाएगा, स्मृति। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, इतना इतना पद समझ में आया ना। अब हम भावना को समझेंगे और ये संस्कार क्या है इसको समझेंगे, तो क्लियर हो जाएगा स्मृति कहते किसे है। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना सबको? जी अब देखिए सबसे पहले भावना को देखिए, ये भावना क्या है। तो वहां जब आप देखेंगे तो वहां क्या है इसका लक्षण, अनुभव जन्या स्मृति ही हेतु भावना। नेट इसको हटा के फिर ले लेते हैं। अनुभव जन्या स्मृति हेतु भावना, अनुभव से जो जन्य है ना, अनुभव से जो जन्य है स्मृति, उसका जो हेतु है ना, उसको क्या कहते हैं, भावना। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले अनुभव का ज्ञान होगा तब स्मृति होगी, है ना। क्यों, क्योंकि स्मृति उत्पन्न किससे होती है, अनुभव से, है ना। किससे उत्पन्न होती है, अनुभव से। ठीक है, अब देखिए कैसे है ये, जैसे हम लोग जब जप करते हैं ना, मेडिटेशन, है ना, जब मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो नए नए लोग ध्यान करने जाते हैं तो उनको जो शिक्षक होते हैं, योगा टीचर जो मेडिटेशन सिखाते हैं, वो क्या कहते हैं, यदि आप योग भी पढ़ेंगे ना अपना,
तो वहां योग दर्शन में सारी चीजें हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, है ना। तो वहां क्या बताते हैं, ये साइंस तो आज इस पे वो कर रहा है रिसर्च, हमारे यहाँ पहले से हो चुकी है। जो योगी लोग थे वो क्या कहते थे, एक त्राटक सिद्धि होती है। कौन सी होती है, त्राटक सिद्धि। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें ये आता है ना। तो जैसे एक कोई दीपक है या कोई चित्र है ना, उसको ये जो व्यक्ति है जो मेडिटेशन कर रहा है, ये उसको एकाग्रचित्त देखेगा, ठीक है, एकाग्रचित्त उसको देखेगा, है ना। देखने के बाद में फिर आंखें बंद करेगा, फिर उस चित्र का अंदर अंतर मन में ध्यान करेगा, ठीक है, उस चित्र का क्या करेगा, ध्यान करेगा, ठीक। उसी प्रकार से जितने भी हमारे कर्म हैं, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जितना एकाग्रचित्त होकर के हम पढ़ेंगे ना, है, मैंने कहीं पढ़ा था विवेकानंद के बारे में कि वो चीजों को एक बार में याद कर लेते थे। जैसे कोई चीज पढ़ी उन्होंने तो वो एक बार में उसको एकदम उनको पक्का स्मरण हो जाता था। हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं, क्यों, कब कर सकते हैं। स्मृति वो भी उनके पास भी थी, हमारे पास भी है ना। ये भावना रूपी संस्कार उनके पास भी था, हमारे पास भी है। हमारी स्मृति मजबूत कब होगी, जब हम इस भावना रूपी संस्कार पर कार्य करेंगे, है ना। और हम इस पे कार्य नहीं करते। देखिए दिन भर में हम लोग कितने काम करते हैं, सुबह जगने से लेकर के और रात्रि शयन उपरांत कितने कार्य करते हैं, लेकिन जिन कार्यों को हम ध्यान से करते हैं, है ना, इसमें इस भावना रूपी संस्कार का प्रयोग करते हैं, है ना, एकाग्रचित्त होकर के श्रद्धा से, भावना मतलब जितना श्रद्धा से करेंगे, है ना, उसमें बिल्कुल अपना 100% देना है। जितनी श्रद्धा से आप पढ़ाई करेंगे उतनी ही आपको चीजें स्मरण रहेंगी, उनमें आपकी स्मृति रहेगी, ठीक है। आवाज आ रही है हमारी, जी। है ना। तो इस भावना से जो जन्य संस्कार है ना, इससे जो संस्कार उत्पन्न होता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़े मन से ध्यान लगाते हैं, योगी लोग, है ना, बड़े ध्यान से चिंतन करते हैं भगवान का। तो जब चिंतन करते हैं तो सामने देखते हैं वो, फिर उसके बाद में उसका ध्यान करते हैं, तो उनकी जो भावना है, जो श्रद्धा है, वो भगवान के प्रति है ना। उसी कारण से उनके अंदर एक संस्कार उत्पन्न होता है ना। ये भावना रूपी जो संस्कार है, इसी के द्वारा वो अपनी स्मृति में उसको रख पाते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग भी हैं, जितने भी काम करते हैं दिन में, है ना, उन सबका स्मरण कैसे रहता है हमें। जो काम अच्छे होते हैं उनका याद रहता है, और जो हम याद नहीं रखना चाहते वो चीजें हमें याद नहीं रहती। होता है ना ऐसा, दिन भर में कितने भी काम करिए आप, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें रात को भी याद आते हैं, कि अरे हमने आज दिन में ये किया था। लेकिन सारे काम क्यों याद नहीं आते, क्योंकि क्रियाएं तो आपने अनंत की थी। क्यों याद नहीं आती, क्योंकि हमारी भावना नहीं थी उनमें, हमारी श्रद्धा नहीं थी उनमें, है ना। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, जी। है ना। इस संस्कार से, भावना रूपी जो संस्कार है, इस संस्कार से जो जन्य ज्ञान है ना, इस संस्कार से जो जन्य ज्ञान है उसी को क्या कहते हैं, स्मृति। फिर ऐसा स्मरण होता है हमें, जब हम भावना से कोई काम करने से, बड़े मन से कोई पूजा करता है ना, तो उसको जब स्मृति होती है कि अरे मैंने आज पूजा ये की थी, है ना, इतना मैंने आज जप किया था, इतनी देर आज मैंने मेडिटेशन किया था, तो वो जो स्मृति है उसी को स्मृति कहते हैं, ठीक है ना। उसी स्मरण को क्या कहते हैं, स्मृति, ठीक है ना। ये क्लियर है ना। जी। जी। हाँ। और अश्रद्धा से आप जो भी काम करेंगे उसमें जो आपका अनुभव है ना, वो उत्पन्न संस्कार नहीं करेगा। जितने भी काम हमने बिना मन के किए, अश्रद्धा मतलब बिना मन के कोई भी काम किया था हमने, वो याद रहेगा भला, वो याद नहीं रहता। क्यों, क्योंकि हमारी भावना उनमें नहीं थी, हमारी श्रद्धा उनमें नहीं थी। यही कारण है चीजें हमें याद क्यों नहीं रहती, ठीक है। हम सभी ये कर सकते हैं, एक बार में चीजों को याद कर सकते हैं, बहुत बार प्रयास भी किया है हमने ऐसा करने का। होता है जिन चीजों को हम बड़ी श्रद्धा से, बड़े मन से करते हैं ना, एक बार जिसको पढ़ लेते हैं तो वो याद हो जाता है बहुत बार। जैसे किसी का नाम है, यदि कोई हमारे स्नेही हैं, पहली बार हमसे मिले और उन्होंने अपना नाम बताया, अच्छे से परिचय हुआ, तो हमें उनके बारे में सब याद रहता है कि भूल जाते हैं हम, याद रहता है ना। क्यों, क्योंकि उनके साथ हमारा स्नेह था, उनके साथ हमारी भावना थी, है ना, श्रद्धा थी उनके प्रति हमारी, इसीलिए हमें वो याद रहा।
ये सबको समझ में आ गया ना? आगे चला जाए। जी। चलिए, तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। किस संस्कार से जन्य होती है ये स्मृति? अनुभव से। भावना रूपी संस्कार से, है ना? भावना संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। भावना रूपी जो संस्कार है ना? अनुभव से जो जन्य स्मृति है उसको भावना कहते हैं, और भावना रूपी जो संस्कार से जन्य है ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? स्मृति। ट्राइंगल है यहाँ पे। अनुभव जन्य स्मृति को क्या कहते हैं? भावना। ठीक है, उस भावना से जो जन्य संस्कार है उसको क्या कहते हैं? स्मृति। ठीक है, ठीक है ना? अनुभव से क्या उत्पन्न हुआ? भावना। भावना से क्या उत्पन्न हुआ? स्मृति। आगे चलें। अब देखिए, ये तो हमने बात की स्मृति की। अब कार्य तो हम बहुत सारे करते हैं, वो याद कैसे रहते, वो याद क्यों नहीं रहते? तो वो क्या होते हैं वही बताएंगे आगे। अभी ये कह रहे हैं जो स्मृति से भिन्न ज्ञान है, तद मतलब स्मृति, उससे भिन्न जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? अनुभव। ठीक है ना? स्मृति से भिन्न जो ज्ञान होता है उसको अनुभव कहते हैं। ठीक है ना? और वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, यथार्थ और अयथार्थ। ठीक है ना? कैसा कैसा? यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। ये क्लियर है? स्मृति से अतिरिक्त जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? अनुभव। और वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब देखिए इन्होंने क्या कहा? तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्था। जैसे रजत है, रजत मतलब चांदी। ठीक है, इस रजत में, है ना, क्या रहेगा? इसकी जाति क्या होगी? रजतत्व। ठीक है ना? रजत में क्या रहेगा? रजतत्व। ठीक, तो इस रजत में रजतत्व का ही ज्ञान होना। रजत में किसका ज्ञान होना? रजतत्व का। मनुष्य में क्या रहेगा? कौन जाति रहेगी मनुष्य में? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व। तो मनुष्य में मनुष्यत्व का ही ज्ञान होना, है ना? मनुष्यत्व का ज्ञान होना, ये क्या कहलाएगा? यथार्थ अनुभव। क्या कहलाएगा ये? यथार्थ अनुभव। ठीक है, जैसे हमने पहले कोई चीज देखी, ठीक है ना? उसमें उसी जाति का, जाति से ही तो हमें ज्ञान होता है ना। गाय का ज्ञान किससे होता है? उसकी गोत्व जाति से। मनुष्य का ज्ञान किससे होता है? उसकी मनुष्यत्व जाति से, है ना? तो मनुष्य को देख करके या अथवा रजत को देख करके तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम उसमें? कि रजतत्व इसमें है कि नहीं, है ना? रजतत्व जाति देखेंगे ना। जैसे अभी कुछ वो आभूषण ऐसे भी आते हैं जिनमें इसको चांदी को मिक्स किया जाता है ना? इंग्लिश में कुछ ऐसा ही नाम है उसका, बोलते हैं कुछ ऐसा ही, हमारे दिमाग से उतर रहा है। तो वो जो धातु है वो इसमें मिक्स कर दिया, मिला दिया जाता है इसमें, रजत में, है ना? तो वो कैसा होता है? उसके जैसा दिखता है, चांदी के जैसा ही दिखता है वो भी, जब मिला देते हैं उसको तो, है ना? जो भी अभी दिमाग से उतर रहा है हमारे से। जैसे सुवर्ण है, सुवर्ण भी पीला होता है और आपकी पीतल भी पीली होती है ना। उसमें सुवर्ण में यदि पीतल मिला दिया जाए थोड़ा सा, है ना, तो मालूम पड़ेगा क्या वो इतने स्वर्ण में इतनी सी पीतल मिला दी जाए? नहीं मालूम पड़ेगी ना। तो उस स्वर्ण में उस जो पीतल है उसमें जो जाति है स्वर्णत्व, और जो उसमें जाति है, वो दोनों जातियां मिक्स हो जाएंगी ना। ऐसे ही यहाँ भी है। तो रजत में उस रजतत्व जाति का ज्ञान होना, है ना, यही क्या कहलाता है? यथार्थ अनुभव।
उससे अतिरिक्त का ज्ञान नहीं होना, ठीक है। यथार्थ अनुभव यानी बिल्कुल स्पेसिफिक ज्ञान, एक रियल ज्ञान, असलियत की जानकारी होना उसकी, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? इसको क्या कहते हैं? इसको प्रमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रमा, ठीक है। अब यहां लिख रहे हैं यथा अयम घट इति ज्ञानम, जैसे घट को देख करके उसकी घटत्व जाति का ज्ञान होना, है ना। घट में पट का ज्ञान नहीं होगा, जिस प्रकार से घट को देख करके क्या ज्ञान होगा? घट का ही ज्ञान होगा ना। तो यही क्या कहलाता है? यथार्थ अनुभव। और इसको क्या कहा जाता है? सैव प्रमा, इसी को प्रमा भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीन चीजें हैं हमारे पास में, ये प्रमा से प्रमा आ गई है तो एक चीज और जान लीजिए। पहला है प्रमा, प्रमाता, ठीक है। ये म है, ठीक है, प्रमाता। प्रमा, प्रमेय और प्रमाण। ये भी कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक। अब इनमें कोई अंतर बता सकता है हमें? प्रमा किसे कहते हैं? प्रमाता कौन है? प्रमेय कौन है? यथार्थानुभवः प्रमा। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। और प्रमा को जानने वाले को प्रमाता कहेंगे। प्रमाता कहेंगे। और प्रमाण प्रमेय से तात्पर्य है जिसके द्वारा देखिए ये क्या है? ये एक चीज है, ठीक है। कोई ये क्या है? प्रमेय, ये वस्तु है, ठीक है, पदार्थ है कोई, ठीक है, पदार्थ। ये क्या है? शुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, यानी यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को विशुद्ध ज्ञान भी कहते हैं, शुद्ध या विशुद्ध ज्ञान, उसका बिल्कुल एकदम जैसा है वैसा ज्ञान, ठीक है, प्रमा। यही तो किया अभी हमने, रजत में रजत का ज्ञान किया ना, एकदम शुद्ध ज्ञान। प्रमाता ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने इस वस्तु का ज्ञान किया, ठीक है, इस पदार्थ का ज्ञान किया, बिल्कुल कैसा? शुद्ध ज्ञान, ठीक है। प्रमेय का ज्ञान किसने किया? प्रमाता ने, ठीक है। क्या किया? प्रमा की। प्रमेय के द्वारा प्रमा की किसने? प्रमाता ने। उसका सहायक कौन होगा उसमें? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, है ना। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब तक आप रजत को नहीं देखोगे, है ना, प्रत्यक्ष आप रजत को देखोगे ना, पहले आपने प्रत्यक्ष प्रमाण में रजत को देखा कि रजत ऐसा होता है, इसके ये गुण होते हैं, तभी आपको क्या होगा? प्रमा होगी, ठीक है ना। जब तक आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, है ना, उसको नहीं, प्रमेय को नहीं देखोगे, तब तक आपको प्रमा नहीं हो सकती, वो अप्रमा ही होगी, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? सहायक क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। तीनों चारों चीजें समझ में आ गई ना। प्रमाता को प्रमेय को जानने के लिए, है ना, इस प्रमेय को जानने के लिए, है ना, इसके यथार्थ ज्ञान के लिए, यथार्थ अनुभव के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण की, ठीक है ना। यह सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी एक जानकारी के लिए आपको बता दिया है मैंने, है ना। प्रमा आया तो चलिए, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, ठीक है। उससे भिन्न जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है? अनुभव। किससे अतिरिक्त? स्मृति से। वो दो प्रकार का है, यथार्थो अयथार्थश्चेति, यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान।
है ना। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्था, ऐसी जैसा है वैसा ही प्रतीत होना, तद्वत प्रतीत होना, ठीक है, तद्वत प्रतीत होना, जो जैसा है उसका वैसा ही प्रतीत होना, है ना। एक सूत्र है व्याकरण में, तस्य भावस्व तलऊ, है ना, इससे त्व प्रत्यय हुआ है यहाँ पर, है ना। रजत में रजतत्व की प्रतीति होना, वही क्या कहलाता है, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव, ठीक है। जैसे घट में घटत्व की प्रतीति, ठीक है, घट में घटत्व का ज्ञान, सैव प्रमा इत्युच्यते, उसी को प्रमा भी कहा जाता है, उसका अपर नाम क्या है, यथार्थ अनुभव का प्रमा। अब देखिए, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, अयथार्थ अनुभव क्या है, तो जो उसका अभाव है, जैसे रजत था ना, रजत, तो रजत में हमने क्या किया, रजतत्व का ज्ञान, ठीक है, रजत में क्या किया, रजतत्व का ज्ञान किया, ठीक है। अब उस तद का अभाव हो जाए, उस तत्व का जो रजतत्व है, उस रजतत्व का अभाव हो जाए, उस रजत में किसका ज्ञान हो जाए, शुक तत्व का, शुक्ति का ज्ञान, किसका ज्ञान, शुक्ति का, है ना। जैसे उसमें उदाहरण क्या दिया है उन्होंने, आगे दिया होगा, शुक्तौ इदं रजतम। देखिए अभी निकाल लेते हैं उसको, ये तो आगे आ गए, हमें लग रहा है इसमें दिया ही नहीं है क्या, इसमें दिया नहीं है, यहाँ दिया नहीं है। देखिए ऐसे ही सुनिए आप लोग, जिनके पास पुस्तक है वो लोग अपनी पुस्तक में देख लीजिए। तो इसका उदाहरण दिया इन्होंने अयथार्थ अनुभव का, जब हम उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। शुक्तौ, शुक्ति समझते हैं, शुक्ति समझते हैं, मोती। मोती, है ना। जो शुक्ति में, है ना, शुक्ति में किसका ज्ञान, चीजें चमकती हैं, ठीक है, उस शुक्ति में शुक तत्व का ज्ञान ना होकर के किसका ज्ञान होना, रज तत्व का ज्ञान होना, ठीक है। तत् अभाव हो जाना, यानी जो आपने प्रत्यय किया था ना, तस्य भावस्व तलव से, त्व प्रत्यय रजतत्व, उस त्व प्रत्यय का अभाव, यही क्या कहलाता है, अयथार्थ अनुभव। शुक्ति में शुक तत्व का ज्ञान ना हो करके रजतत्व का ज्ञान होना, ठीक है, यही क्या कहलाता है, अयथार्थ अनुभव। घट में घटत्व का ज्ञान ना हो करके पटत्व का ज्ञान होना, यही क्या कहलाता है, अयथार्थ अनुभव, ठीक है। इसी को, इसको क्या कहा, जब यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा जाता था तो इसको क्या कहा जाएगा, इसके आगे और जोड़ देना है तो इसको क्या कहेंगे, अप्रमा, प्रमा। ठीक है ना। महोदय, शुक्ति का अर्थ यानी मोती कैसे? शुक्ति, मेरे अनुसार तो जहां तक है ये मोती बता रहे हैं, लेकिन शुक्ति का अर्थ जहां तक है जो सीप होती है ना, इसमें मोती बनता है, हाँ जी, व्हाइट कलर की सीपी जैसी होती है। हाँ 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 हाँ, वही होगा जहां तक है, वही वही है भी वही। जहां तक वही होगा शुक्ति का अर्थ, है ना, मोती नहीं होगा, सीपी होगा, जो सीप होती है जिसमें मोती बनता है, वही होगा। उस शुक्ति में, है ना, किसका ज्ञान होना, रजतत्व का ज्ञान होना, ठीक, यही क्या कहलाता है, अयथार्थ अनुभव। जैसे जो पदार्थ है
उस पदार्थ में उसके पदार्थत्व का ज्ञान न हो करके अन्य पदार्थ का ज्ञान होना। ठीक है, यही क्या कहलाता है? अयथार्थ अनुभव। ये क्लियर है सबको? इसको अप्रमा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? अप्रमा। अब देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने? बुद्धि। बुद्धि के दो भेद कौन से? स्मृति और अनुभव। ठीक है, अनुभव। ठीक है ना? उसके बाद क्या किया फिर? उसके बाद क्या किया? कोई क्रम से बता सकते हैं इसको? स्मृति की परिभाषा देखी, संस्कार मात्र जन्यम जानम स्मृति। तदनंतर फिर? संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। वेगो, भावना, स्थिति स्थापकश्च। ठीक है, मात्र स्मृति में शब्द, कौन सा संस्कार रहता है? इन स्मृति में भावना रूपी संस्कार रहता है। ठीक है, आगे? फिर भावना अनुभव का दिखाना। लक्षण, जी, भावना का लक्षण है अनुभवजन्य स्मृतिर भावना। हम्म। फिर क्या देखा? फिर अनुभव आया, दूसरा बुद्धि का दूसरा भेद अनुभव। तो अनुभव को देखा। जी, अनुभव दो प्रकार का था हमारा, यथार्थ और जी, अयथार्थ। वो हमने देख लिए, ठीक है ना? जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, अब देखिए, अब ये कह रहे हैं यथार्थ अनुभव जो हमने पहले देखा था, है ना, वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का है यथार्थ अनुभव? 4 प्रकार का, 4। ठीक है। कौन सा है? तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द भेद से, ये 4 प्रकार का है। ठीक है, और उसके क्या है? करण भी 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है ना? तत्कारणमपि चतुर्विधम, उसके कारण भी 4 प्रकार के हैं। किसके कारण? यथार्थ अनुभव, अयत, ठीक है ना, यथार्थ अनुभव के। ठीक है, ये क्लियर है? यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का है। कौन सा? बहुत प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द भेद से। और उसके जो करण है वो कितने प्रकार के हैं? वो भी 4 प्रकार के हैं। ठीक है, महोदय, करणम, प्रत्यक्ष, कारणम वा? जी, करणम शुद्धम अथवा कारणम? ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसको देखिए, वो करण होगा, तत्कारणम अभी चतुर्विधम, ये करण होगा, ठीक है, जी, तत्करणम चतुर्विधम। ठीक है, उसके करण भी 4 प्रकार के हैं। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। ठीक है, तो यथार्थ अनुभव तो देख लिया हमने। अब क्या देखना है? वो करण क्या है, करण कहते कैसे हैं, है ना? तो व्याकरण में क्या पढ़ा है हमने करण के बारे में? साधकतमम करणम। साधकतमम करणम। ठीक है, क्या हिंदी करते हैं वहां उसकी? क्या अर्थ करते हैं हम लोग उसका? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसे करण कहते हैं। करण कहते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी है ना? क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत साधकतमक कारक है उसको क्या कहा जाता है? करण। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? अब देखिए, इन्होंने क्या लक्षण किया? इन्होंने भी वही कहा, असाधारण कारणम, यानी कार्य का जो असाधारण कारण है। साधारण साधारण समझा था ना हमने? साधारण किसे कहते हैं, असाधारण किसे कहते हैं, वो जाना था ना हमने? असाधारण मतलब जिसके विशेष। बिना कार्य हो ही नहीं सकता, विशेष कारण उसके प्रति, है ना? ईश्वर इत्यादि, देश, स्थान इत्यादि, ये क्या कहलाते हैं? ये साधारण कारण है कार्य के प्रति, है ना? ये सभी साधारण कारण है। और कोई विशेष स्थान, कोई विशेष व्यक्ति, है ना, वो क्या कहलाता है? साधारण कारण और असाधारण कारण। जैसे कोई आम का फल है, एक बार और समझ लीजिए, जो लोग नहीं आए थे कक्षा में, जो लोग नए हैं वो समझ लीजिए दोबारा साधारण असाधारण को। ठीक है, तो जैसे नए उदाहरण से समझते हैं। जैसे
आम का फल है, इस समय आम का वो सीजन आने वाला है ना। आम का जो फल है ना, ये कब लगता है? वसंत ऋतु में आता है ना, वसंत ऋतु में आता है। और कहाँ आता है? क्या पूरे ये सर्वत्र आपको मिल जाएगा? सर्वत्र भारतवर्ष में होता है क्या ये आम? पूरे भारतवर्ष में नहीं होगा। ये सिर्फ जो उष्ण प्रदेश हैं, जहां गर्मी अधिक होती है ना, उन्हीं जगहों पर होता है ये। तो देखिए, उसके प्रति काल हुआ ना वसंत ऋतु, और स्थान भी मुख्य हुआ ना, ये असाधारण कारण हो गए। ठीक है, अन्य ऋतुओं में नहीं हो सकता, तो असाधारण कारण हुई ना वसंत ऋतु उसका। जैसे घट, घट से समझ लीजिए, घट है, ठीक है, इस घट के प्रति साधारण कारण कौन है? मिट्टी, जल आदि। ये साधारण कारण नहीं है, असाधारण कारण है। मिट्टी, जल इत्यादि। मैं साधारण कारण पूछ रहा हूँ। साधारण कारण कौन है? तो साधारण कारण क्या है? वो स्थान जहां ये बनाया जा रहा है। कहीं भी बनाया जा सकता है, सामान ले जाओ कहीं भी बना लो, ठीक है। और वो समय, कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या कह, और ईश्वर, ईश्वर सब में सर्वत्र व्याप्त है, साधारण कारण है ईश्वर, ठीक है। लेकिन असाधारण कारण कौन हुआ? उसको बनाने वाला कुलाल, ठीक है, मिट्टी लाने वाला गंधर्व, है ना, और जिससे वो बनेगा वो चक्र, है ना, वो दंड जिसके द्वारा चक्र घुमाया जाएगा, जिससे बन रहा है वो मिट्टी, है ना। ये सब क्या हुए? असाधारण कारण हुए उसके, क्योंकि इनके द्वारा घट उत्पन्न नहीं हो सकता। घटोत्पत्ति हो सकती है भला इसके बिना? संभव नहीं नहीं, है। असंभव। इसीलिए क्या कहलाएंगे? असाधारण कारण, ठीक है। यही जो असाधारण कारण है ना, इस घटोत्पत्ति के प्रति जो असाधारण कारण है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कारण, ठीक है। कार्य के प्रति जो असाधारण कारण होने वाला होता है ना, जो असाधारण कारण होते हैं कार्य के प्रति, वही क्या कहलाते हैं? कारण। अब कैसे है, इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं, देखिए। इसका लक्षण लिखिए करण का। व्यापारवत असाधारण, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। लिख लिया? व्यापारवद असाधारण कारणम करणम। लिख लिया सभी ने? चलिए, यानी जो व्यापार का असाधारण कारण है वही क्या कहलाता है? कारण, ठीक है। व्यापार का असाधारण कारण क्या कहलाता है? कारण। अब ये व्यापार क्या है? व्यापार किसे कहते हैं? तो व्यापार का तज्जन्य, भी लक्षण लिखिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तज्जन्य, तज्जन्य जनको व्यापारः। चलिए, थोड़ा और सरल कर लेते हैं इसको। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारः। दोबारा सुनिए। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारः। लिखना है कैसे? ऐसे ही हो जाएगा बोलने से। लिख लिया सभी ने? अब देखिए, लिख ही लेते हैं, समझाने में भी काम आएगा वो।
ठीक है, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक और प्रश्न बता दीजिए जरा, यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, कोई सूत्र लग रहा है यहाँ पे? यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है? कितनी देर लगा रहे हैं? इसका मतलब आप लोगों का अभ्यास अभी डगमगा रहा है। स्तोहश्चुराश्चु। कौन बोले? कौन बोले ये? जी मैं बोली। सही है, और लोग नहीं बता पाए। गलत बात है भाई। और ये सकार तवर्ग है, सकार चवर्ग है, इधर दोनों का योग हो रहा है तो ता को जा हो जाएगा। इतना साधारण सा सूत्र था, नहीं बता पाए आप। चलिए अब देखिए, तीन चीजें हैं हमारे पास में। एक एक कैटेगरी में हम कर्ता और करण को रखते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या है? ये व्यापार है, ठीक है। उनके द्वारा किया गया कार्य है, उससे जनक क्या होता है? व्यापार। अब देखिए, अब हमने सबसे पहले मंगल को लेकर के बात की थी, तो मंगलाचरण में इसको घटा के देखते हैं, फिर अन्यत्र घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया मंगल, ये हो गया विघ्न, और ये हो गया आपका समाप्ति। हमने जब मंगलाचरण पढ़ा था तो क्या पढ़ा था हमने? कि विघ्न की समाप्ति किससे होती है? मंगल से, ठीक है ना, है ना। विघ्न मंगल से समाप्त होगा तभी ग्रंथ की समाप्ति हो पाएगी, है ना। यानी समाप्ति में कौन बीच में है? ये विघ्न। विघ्न होगा तो समाप्ति नहीं होगी, ऐसा हमने पढ़ा था ना। तो अब देखिए, तत् शब्द से क्या लेंगे? मंगल को, ठीक है। कारण और कर्ता, सॉरी, करण और कर्ता, ठीक है। करण को और कर्ता को, ये जो करण और कर्ता है ना, इसको किससे लेना है? इस तत्पद शब्द, तत् शब्द से, इसलिए हमने अलग लिखा है उसको। तत् शब्द से किसे लेंगे? कर्ता को और करण को, ठीक है। थोड़ा दिमाग को फ्रेश करके एकदम सुनिए, समझ में आ जाएगा एक बार में। तत् शब्द से किसको लेना है? कर्ता को और करण को, ठीक है। उसके बाद में देखिए, तो हमारा करण क्या है? यहाँ कर्ता तो है नहीं कोई, यहाँ करण है मंगल, ठीक है। मंगल के द्वारा हमने क्या किया? मंगल के द्वारा विघ्न समाप्त हुआ, फिर क्या हो गया? हमारा ग्रंथ समाप्ति हो गई, ठीक है ना। विघ्न ध्वंस हुआ और ग्रंथ समाप्ति हो गई, है ना। तो मंगल क्या हुआ? करण, है ना। उसके द्वारा जन्य क्या हुआ? तत् शब्द से, तत् के द्वारा जन्य क्या हुआ? विघ्न ध्वंस। तज्जन्य क्या हुआ? विघ्न ध्वंस। तज्जन्य किस में आया? तज्जन्यत्व। तज्जन्यत्व किस में आया? विघ्न ध्वंस में, ठीक है। और तत्जन्य जनकत्व किस में आ गया? उस इस विघ्न ध्वंस के न रहने से क्या हुआ? ग्रंथ की समाप्ति हो गई हमारी। तो ये क्या कहलाया? हमारा व्यापार, ठीक है। अब दूसरी जगह समझते हैं इसको, और देखिए, और सरल करके समझते हैं इसको। देखिए, 3-4 जगह घटाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है? दंड है, ठीक है। दंड है, ये घट है, ठीक है। ये क्या है? घट है। दंड के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? गति उत्पन्न करते हैं ना चक्र में। चक्र में गति उत्पन्न होती है तभी घट उत्पन्न होता है ना। तो उसकी भ्रमी रूपी क्रिया, ठीक है। अब देखिए, करण कौन हुआ घट के प्रति? असाधारण कौन हुआ? दंड। 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 दंड बोले झगड़ा दंड। किस रहा है? दंड है ना।
तो ये क्या है? दंड। ठीक है, ठीक है ना? ये कार्य, और कार्य क्या है हमारा? घट बनाना। घट। कार्य क्या है? घट घट। उत्पन्न हुआ, घट। है ना? कर्ण से क्या उत्पन्न हुआ? घट। और किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? भ्रमी रूपी क्रिया के द्वारा, वो भ्रमी। है ना? भ्रमी रूपी क्रिया के द्वारा। घट से, दंड से क्या किया हमने? भ्रमी रूपी क्रिया उत्पन्न की, है ना? उससे क्या हुआ? घट उत्पत्ति। ठीक है ना? तो तत्पद से क्या लेंगे यहाँ पर? इस दंड को, है ना? इस कर्ण को, है ना? तज्जन्य क्या हुआ? भ्रमी। तज्जन्य जनकत्व क्या हुआ? घट। ठीक है, जी। चलिए। यानी जो कर्ता है अथवा जो कारण है ना, उसने जो कोई भी कार्य किया, है ना, उस कार्य का जो जनक होता है वो क्या कहलाता है? व्यापार। वही क्या कहलाएगा? व्यापार। इसी के द्वारा ये जन्य हुआ ना, ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? व्यापार। इस व्यापार के द्वारा, क्रिया रूपी व्यापार के द्वारा, है ना? और समझेंगे अभी इसको अच्छे से, है ना? अभी मुझे मालूम है आप समझ में नहीं आया है, अभी आप लोग कंफ्यूज हैं इसमें, और समझेंगे अभी इसको अच्छे से। देखिए, तो ये क्या क्या कह रहे हैं? असाधारण कारण को कारण कहते हैं। ठीक है, जो असाधारण कारण है कार्य का, उसको क्या कहते हैं? कारण। ये क्लियर है ना? ये तो क्लियर है ना? जी। चलिए, अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? असाधारण कारण को कारण कहते हैं ना। अब वो कारण क्या है ना, वो बता रहे हैं, है ना? वो कारण क्या है जिसके असाधारण, जो असाधारण होने पर उसको कारण हो, उसको कारण कहते हैं। उसके असाधारण कारण को कारण किसे कहते हैं? वो कारण है क्या, है ना? वो कारण क्या है? कारण का क्या लक्षण कर रहे हैं ये? कार्य नियत पूर्ववर्ती। कार्य में जो घट रूपी हमारा कार्य था ना, घट रूपी जो कार्य था, इसमें पूर्व से जो विद्यमान था, है ना? नियत मतलब निश्चित रूप में, है ना? उसको क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? कारण। ठीक है, कार्य में जो घट रूपी कार्य है हमारा, उसमें निश्चित रूप से जो विद्यमान था, उसको क्या कहते हैं? कारण। पूर्व में कार्य से, अब कार्य से पूर्व में जो घट है, इससे पूर्व में क्या क्या विद्यमान था? सबसे पहले मिट्टी थी, है ना? दंड था, कुलाल था, है ना? गदर्भ था। तो ये सब क्या हुए? पूर्व विद्यमान थे ना, कार्य से पूर्व में विद्यमान थे सभी चीजें नए, जी। जी। सारी चीजें विद्यमान थी ना। जी। तो ये क्या कहलाएंगे? ये सभी इसके कारण कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? जी। कुछ खास नहीं है इनमें जानने वाला, छोटे छोटे लक्षण हैं। प्रायशः जो प्रश्न आते हैं ना, प्रश्न के जो स्थल हैं वो आगे आने वाले हैं, वहां से पूछे जाते हैं प्रायशः प्रश्न। अब देखिए, कारण देख लिया, अब कार्य का लक्षण कह रहे हैं, है ना? जाना था अभी, कारण किसे कहते हैं? कारण जो कार्य से पूर्व में विद्यमान हो, है ना? कार्य से पूर्व में जो विद्यमान है उसे क्या कहते हैं? कारण। कारण, है ना? अब कार्य कह रहे हैं, कार्यम
प्राक भाव प्रतियोगी, कार्य के, है ना, कार्य का जो प्राक भाव है ना, उसका जो प्रतियोगी है, प्रतियोगी जाना था हमने, जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी कहलाता है ना। जैसे ये भूतल है, यहाँ पर अभी घट नहीं है ना, घट का अभाव है ना, तो यस्याभावः, जिसका अभाव होता है वही क्या कहलाता है, प्रतियोगी। तो घट का अभाव है तो प्रतियोगी कौन कहलाया उसका, घट का अभाव है ना इस भूतल पे, तो प्रतियोगी कौन कहलाएगा उसका, वो घट, है ना। घट ही होगा जी। तो जो घट है वही कहलाएगा ना। तो जैसे कार्य है कोई, मान लीजिए घट को बहुत घट 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 बहुत दिमाग भर गया होगा। जैसे कार्य क्या है, सभी कार्य हैं आपके समक्ष, जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीजें पड़ी है, सब कार्य हैं, कुछ भी ले लीजिए। जैसे कोई भी एक चीज लीजिए, क्या लेंगे, कोई भी कार्य ले लीजिए, सभी कार्य हैं। किसी भी कार्य का नाम लीजिए एक का, आवाज आ रही है हमारी, बोलिए, आप लोगों में से कोई बोलिए, किसी कार्य का नाम लीजिए, कोई भी कार्य। पुस्तक, ठीक है, जैसे पुस्तक है, पुस्तक भी कार्य है ना कोई। तो मान लीजिए जब तक जी पुस्तक उत्पन्न नहीं हुई थी, है ना, जब तक पुस्तक नहीं थी तो उसका अभाव था ना, जी कि नहीं था। जब पुस्तक नहीं थी तो उसके होने से पहले उसका अभाव था ना, जी 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 तो वो क्या कहलाता है, प्राक अभाव, है ना। वो क्या कहलाता है, प्राक अभाव, प्राक ठीक है ना। जी। ये समझ में आ गया ना, प्राक अभाव। तो कार्य का, है ना, जो प्राक अभाव है, उस प्राक अभाव का जो प्रतियोगी होगा, प्रतियोगी मतलब जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी कहलाता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्य, ठीक है। ठीक। जो प्राक अभाव का प्रतियोगी होता है उसी को क्या कहते हैं, कार्य। जैसे घट है, या कुछ भी समझ लीजिए, लेखनी है, लेखनी है, अभी यहाँ हमारे पास नहीं थी, ठीक है, ये लेखनी, है ना, उस लेखनी के न होने से पहले इसका अभाव था ना, प्राक अभाव हुआ उसका, ठीक है। और जिसका अभाव होता है वो क्या होता है, प्रतियोगी होता है ना, यस्याभाव स प्रतियोगी, है ना, होता है ना। तो जो प्राक अभाव है ना, उसकी उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव है ना, उसका जो प्रतियोगी, अभाव का जो प्रतियोगी है, प्राक अभाव का जो प्रतियोगी है, उसी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ये समझ में आ गया ना। जी जी चलिए, समय क्या हुआ है, 6:10 6:07 शायद आज फाइनल आंसर की भी आ गई है। देखिए आप लोग चेक करिए, जिन जिन लोगों ने अपना वो किया था, कितने कितने आपके प्रश्न सही हैं, क्या संभावना है। यदि नहीं है तो फिर करेंगे मेहनत दोबारा से, क्या हुआ, है ना। और कल हम लोग विसर्ग संधि को पूरा करके परसों से सुबह के पाठ में कोई नया विषय रखेंगे, है ना। आपस में इसको जी। चर्चा कर लेंगे क्या विषय रखा जाए, उस विषय की चर्चा करके और उस विषय को परसों से सुबह के पाठ में शुरू करेंगे, ठीक है। और संधियों का अभ्यास करते रहेंगे, उनको भूलना नहीं है हमें, ठीक है ना। संधियों का जी प्रायशः जहां से प्रश्न अधिक आते हैं उस विषय को पहले लेंगे, ठीक है। ठीक। और ऐसा विषय लेंगे जो दोनों कोड का हो, 25 और 73 दोनों का हो, ऐसा कोई विषय एक सुबह के पाठ में रख लेंगे, ठीक है। जैसे या तो अर्थ संग्रह रख लेंगे, या फिर वेदांत सार रखेंगे, या साहित्यकारिका रख लेंगे,
इन 3-4 विषय जो है ना, या षड दर्शन रख लेंगे, एक एक दर्शन को देखते चलेंगे, है ना। षड दर्शन को रख सकते हैं, एक दिन में एक दर्शन खत्म करेंगे। षड दर्शन, हाँ सही रहेगा षड भाई। दर्शन को ही रख लेते हैं, षड दर्शन सही रहेगा। एक एक दर्शन को एक एक दिन में जी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इतने इतने उसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता है ना। तो एक एक दिन में उसको कवर जी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप लोग पहली और दूसरी जो यूनिटें हैं ना आपकी, चाहे वो 25 की हो या 73 की, हम लोग परीक्षा से पहले तो उसको कराएंगे ही। मैं प्रयास करूंगा कि परीक्षा से पहले उनको करा दूं। मैं 20 दिन पहले शुरू करूंगा इन यूनिटों को कराने का, ठीक है। जैसे पहली यूनिट है तो वेद से संबंधित है वो, है ना। और 25 कोड में अंतिम यूनिट है 10वीं यूनिट, वो लेख अभिलेख इत्यादि से संबंधित है। तो जहां जहां से ऐसे छोटे छोटे जो स्थान है ना, जो चीजें एक एक दिन में खत्म की जा सकती हैं, उनको हम केवल 15 दिन पहले शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको उसमें आलस्य नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जितने भी सूक्त हैं, है ना, और जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ लगे हुए हैं, जैसे साहित्य के ग्रंथ हैं बहुत सारे 25 कोड वालों के में, तो उनको क्या करना है, मूल उन ग्रंथों को पढ़ना है, उनकी कहानी को पढ़ना है। क्योंकि 25 कोड में बहुत बार क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि वसंत सेना कौन थी, है ना, या वो कौन था, वो उसका क्या संबंध पूछे जाते हैं उनके, है ना। जी जी सर्विलक कौन था, है ना। ऐसे करके संबंध पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। तो हम जब कहानी पढ़ने सर्गों के रहेंगे नाम। तो संबंध, सर्गों के, ये सब मैं करा दूंगा, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, वो मैं करा दूंगा सब। वो मेरे पास श्लोकबद्ध तरीके से सब बनाया हुआ है मैंने, वो सब मैं आपको 15 दिन पहले कराऊंगा ये सब। आपको सिर्फ इतना करना है, जितना मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो सूक्त हैं आपके में, उन सूक्तों को अच्छे से पढ़ना है। प्रत्येक सूक्त को कम से कम परीक्षा से पहले 20-20 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। कम से कम 20-20 बार पढ़िए। उसके अर्थ को देखिए, पंक्ति का अर्थ, क्योंकि प्रश्न तो इनमें से मूल ग्रंथ से प्रश्न सिर्फ 2 या 3 ही आते हैं। तो उसमें इतनी मेहनत हमें नहीं करनी है। मेहनत किस में करनी है, जैसे आपका तर्क संग्रह है, ठीक है, जब हम मूल कंठस्थ होगा ना ये, तो हम सारे जी प्रश्न कर लेंगे इसके। मूल कंठस्थ होने से बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। 25 कोड में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। 73 कोड में थोड़ा डीपली जाते हैं, न्याय के मामले में और मीमांसा इत्यादि के मामले में वहां डीपली जाता है। लेकिन वहां भी इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। मूल यदि ग्रंथ याद होगा आपको तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। आप लोग मेहनत करिए, नेट की जिम्मेदारी मेरी है आप लोगों की। नेट में आप लोग पक्का कंफर्म नेट होगा आप लोगों का, नेट की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग करिए अच्छे से मेहनत पर, है ना। जी तो पहली यूनिट में जो पहला पेपर है उसमें क्या करना है वो हम लोग कर ही रहे हैं ना। और परीक्षा के अंत तक आपका वो पहली यूनिट कवर हो जाएगी। तो जो जो स्थल हैं, लगभग कंप्यूटर शायद पूरा हो चुका है ना। स्वयं स्वयं प्रभा, इनको वीडियो से तो पढ़िए ही आप, जो वीडियो डले हुए हैं, जो वीडियो बन रहे हैं उनसे पढ़िए। लेकिन उससे अतिरिक्त अपने आप से भी पढ़िए, है ना। जी जी इनसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। मेमोरी कंप्यूटर की, वो सब हो चुका है हमारे यहाँ, कंप्यूटर लगभग पूरा हो चुका है। अब इसके बाद मैथ शुरू होगा या साइंस शुरू होगा, ठीक है। तो इन 3 यूनिटों को जब आप मजबूत कर लेंगे, मैथ वाली, एक साइंस वाली और एक कंप्यूटर वाली, वही आंकड़ा है अपना, आंकड़ा लगा के देखिए। तीनों में से मैथ के संभवतः 7-8 प्रश्न रहते हैं, 8 प्रश्न, 5-5 प्रश्न दोनों यूनिट से रहेंगे। 22-23 प्रश्न पर आंकड़ा पहुंचता है हमारा। तो जब हमारे 22-23 प्रश्न पक्के सही हो जाएंगे तो 5 प्रश्न तो इधर उधर से भी सही हो सकते हैं। तो 30 प्रश्न जब हमें पहले पेपर में मिल गए या 25 मिल गए, और दूसरे पेपर में हमने 70 प्रश्न कर लिए, तो 25 और 70 95 होते हैं ना, 95। नेट आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। जी तो आप लोग करिए मेहनत अच्छे से।
पढ़िए इसको, है ना। चलिए।